एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है एक घनीभूत विद्रोह। तो चलिए शुरू की जाए आज की कहानी। एक घनीभूत विद्रोह। कहाँ जा रही हैं? सामने बैठी महिला ने प्रश्न किया, जैसे वे इंतजार में ही थीं कि कब ट्रेन चले और कब वे अपना खाता खोलें। मैं भी तो जैसे तैयार ही बैठी थी, तपाक से उत्तर दिया। नागपुर जा रही हूँ, बेटी के यहाँ। उसकी शादी की सालगिरह है ना। आप लोगों में अच्छा रिवाज है, हम लोग तो कभी समधियाने में आने का सोच भी नहीं सकती। खैर रिवाज तो हमारे यहाँ भी नहीं है, पर ये जो समधिन है ना, मेरी बचपन की सहेली हैं। ऐसे ही एक सफर में मुलाकात हो गई थी, तब लड़की भी साथ में थी। उसे वह इतना भा गई कि बस मांग ही लिया। उन बहन जी ने तो एक मासूम सा रिमार्क किया था और मैं शुरू हो गई। पूरा किस्सा सुनाकर ही दम लिया। कंपार्टमेंट में किसी और को बोलने का अवसर ही न मिला। अभी लड़कियां होती साथ में तो इतना बिगड़ती, पर कोई साथ में नहीं है, इसलिए तो इतना खुलकर बोल रही हूँ। कभी कभी तो मुंह खोलने का मौका मिलता है और उस मौके का मैं पूरा फायदा उठा रही थी। होशंगाबाद आया, तब जाकर मेरी सुपरफास्ट में ब्रेक लगा। सबने राहत की सांस ली होगी। चाय का औपचारिक आदान प्रदान हुआ, फिर किसी ने अपना टिफिन निकाल लिया। कोई उतनी धुंधली रोशनी में भी पत्रिका लेकर बैठ गई। मजबूरन मुझे भी अपनी बुनाई निकालनी पड़ी, पर 4 सलाइयों से आगे न बढ़ सकी। मन पुरानी बातों में ही डूब उतरा रहा था। रात जब सब लोगों ने अपनी अपनी बर्थ उठाकर सोने का उपक्रम किया, तब भी मेरी आंखें में नींद नहीं थी। सारे संयोगों को मन ही मन दोहरा कर पुलकित होती रही। पिछले साल ही की तो बात है। नहीं नहीं, साल भर से तो ऊपर ही हो गया होगा, क्योंकि साल तो विनीता की शादी को ही हो रहा है। यही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का सफर था। मैं रायपुर भतीजी की शादी में जा रही थी, साथ में विनीता भी थी। गाड़ी चलने तक तो मैं खिड़की से सटी बच्चों को 100 हिदायतें देती रही। उसके बाद ठीक से पसर कर बैठ जाने के बाद मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। सहसा सामने बैठी महिला के चेहरे पर मेरी दृष्टि अटक गई। शायद 30-32 साल बाद उसे देख रही थी, फिर भी चेहरे की एक एक रेखा पहचान में आ रही थी। बड़ी देर बाद उसका ध्यान गया। मुझे यूं एकटक घूरते हुए देखकर वह अस्त व्यस्त हो उठी। तभी मैंने पूछ लिया, तुम, मेरा मतलब है आप रमा दुबे हैं ना? वह देर तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं सुमन हूँ, सुमन मिश्रा। क्या? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और दूसरे ही क्षण उठकर उसने बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद वापस अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, सच सुमन, तुम बताती नहीं तो मैं पहचान भी नहीं पाती। ये क्या हो गया है तुम्हें? खैर, मुझे खुशी थी कि उसने मुझे पहचान लिया था, नहीं तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मैंने कनखियों से देख लिया था कि अपनी पुस्तक से सिर उठाकर विनीता इधर ही देख रही थी और उसकी आंखों में नापसंदगी साफ झलक रही थी। ये मेरी बिटिया विनीता है, बिन्नी। ये तुम्हारी रमा मौसी हैं। पता है, हम लोग पहली कक्षा से 11वीं तक साथ साथ पढ़ी हैं। इससे पहले कि विनीता उससे नमस्ते करती, रमा ने उसे अंक में भर लिया। उसका माथा चूमते हुए बोली, सुमन,
तेरी बिटिया तो बड़ी प्यारी है। क्या पढ़ती हो बेटे? जी, बीकॉम फाइनल कर रही हूँ। आगे क्या इरादा है? इरादा? विनीता हंस दी। उस हंसी में व्यंग की छाप स्पष्ट थी। हम लोगों के इरादों से क्या बनता है मौसी? ये पूछिए कि घर के बड़ों का क्या इरादा है। अरे ये तो सीए बनना चाहती है, मैंने बात को संभालते हुए कहा। पर तुम ही बताओ, ये कोई आसान काम है? पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। हाँ ये बात तो है। फिर लड़कियों की उम्र तो बहुत तेजी से बढ़ती है। वैसे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4 हैं, और चारों लड़कियां ही हैं, मैंने बुझी सी आवाज में कहा। अरे तो क्या हुआ, आजकल तो लड़का और लड़की सब बराबर हैं। ये बड़ी है सबसे? नहीं, बड़ी अनीता है, उसकी शादी हो गई है। नंबर 2 ये विनीता है, इससे छोटी कल्याणी 12वीं में है और भारती 10वीं में। कल्याणी और भारती अच्छे नाम हैं, पर उन लोगों के नाम भी इनकी तरह जोड़ी से रखती ना अच्छा लगता है। बात यह है मौसी कि दादी को डर हो गया कि इसी तरह तुक मिलाते हुए तो दुनिया भर की अमिता नमिता सुनीता पुनीता सविता कविता घर में दाखिल हो जाएंगी। इसीलिए यह टुटका किया गया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। भरत कुमार को नहीं आना था सो नहीं आए। उसके स्वर की कड़वाहट मुझे भीतर तक कचोट गई। रमा भी कुछ अन्यमनस्क हो उठी। इसीलिए मैंने वातावरण को सहज बनाने के लिए पूछा, कुछ अपनी भी सुनाओ। सुनाने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। ले दे कर बस एक ही तो लड़का है। उसके स्वर में हल्का सा उदासी का फुट था, पर वह मुझे ओढ़ा हुआ लगा। शायद वह मुझे हीन बोध से उबारना चाहती थी। पढ़ता है? नहीं, 2 साल पहले बीई कर लिया था, अब घर का बिजनेस ही देखता है। पर बड़ी देर तक मुझसे कोई बात ही नहीं करते बनी। वातावरण एकदम बोझिल हो गया था। सहेली से बरसों बाद मिलने की खुशी हवा हो गई थी। हम दोनों की परिस्थितियों में जो अंतर था वह इतना स्पष्ट था कि आंखों में चुभ रहा था। उसका सामान उसके अभिजात्य का परिचय दे रहा था। कपड़ों से संपन्नता टपक रही थी, उसके चेहरे से संतोष छलक पड़ रहा था। वह एक तृप्त और सुखी दाम्पत्य जी रही थी, यह स्पष्ट था। उसके सामने मैं नहीं, मुझे तो तुलना करते भी डर लग रहा था। चल जरा बाथरूम हो आए, उसने स्कूल के दिनों की सी बेतकल्लुफी के साथ कहा। गलियारे में आते ही बोली, सुमन एक बात है, मैं बिटिया के सामने नहीं कहना चाहती थी, पर सच बताओ, लड़कियों के जन्म पर न तो उनका वश होता है न अपना, फिर उन्हें बार बार कोंचा क्यों जाता है? क्यों उनके साथ अनचाहे मेहमान सा बर्ताव किया जाता है? ये बातें बच्चों के मन में गहरा घाव कर जाती हैं। तुम्हारी बिटिया की बातों से लगा कि घर में, हाँ, जब तक इन लोगों की दादी जीवित रही, बराबर इन्हें कोसती रही, इन्हें भी और साथ में मुझे भी। वैसे इस समय विनीता का जो मूड उखड़ा हुआ है, उसका कारण दूसरा है। मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ लिए जा रही हूँ। कहाँ? रायपुर भतीजी की शादी में जा रही हूँ। भैया ने लिखा था, नेहा का ममेरा देवर भी शादी के लायक है, अच्छा लड़का है, इसी बहाने विनीता को देख लेगा। बात जम गई तो ठीक ही है। तब तो उसका नाराज होना बिल्कुल ठीक है। लड़कियों के इस तरह के प्रदर्शन के मैं तो सख्त खिलाफ हूँ। मैंने बड़ी देर से मन में घुमड़ता गुबार बाहर निकालते हुए कहा, लड़की नहीं है न, इसीलिए इतना बात कर रही हो। तुम क्या सोचती हो? यह सब मुझे अच्छा लगता है, पर तुम ही बताओ, और उपाय क्या है? हर अरे गहरे के सामने चाय की ट्रे लेकर जाने से तो यही तरीका अच्छा है।
बात फिर वहीं समाप्त हो गई। सफर में मुझे वैसे ही नींद कम आती है। उस रात तो जरा भी आंख नहीं लगी। रमा का ताजे गुलाब सा खिला चेहरा बार बार मुंह चिढ़ाता रहा। लगता था बीच के ये इतने सारे साल उसे अनछुए ही निकल गए हैं। समय ने कहीं भी अपनी पगछाप नहीं छोड़ी है और मैं भीतर बाहर से एक राख का ढेर रह गई हूँ। लाख कुरेदने पर भी उसमें से कोई चिंगारी नहीं निकलेगी। रमा मुझे पहचान नहीं पाई तो उसमें आश्चर्य क्या है। कभी कभी दर्पण में मुझे ही अपना प्रतिबिंब भी अनचिन्हा सा लगता है। रात के पिछले पहर में पल भर को पलक झपक ही गई थी शायद। रात भर जिसके विचारों में खोई हुई थी, मुंह अधेरे उसी ने मुझे जगाया। नागपुर आ गया था। उसका लड़का स्टेशन पर लेने आ गया था। माँ के इशारा करते ही उसने आगे बढ़कर मेरे पैर छू लिए। गदगद हो आई मैं। एकटक उसे देखती ही रह गई। रमा का बेटा था, वैसा ही सौम्य शालीन सुसंस्कृत सुदर्शन। किसी भी कुंवारी लड़की के सपनों का राजकुमार हो सकता था वह। ऊपर वाली बर्थ पर मजे में सोती हुई विनीता को जगाने का मन था कि मौसी को नमस्ते कर लेती, पर मैंने बरबस अपने को रोक लिया। एक बार प्रशांत को देख लेगी तो फिर क्या वह नेहा का देवर उसकी आंखों में चढ़ पाएगा। मेरे इस असमंजस से बेखबर रमा बार बार मुझे नागपुर आने का निमंत्रण देते हुए उतर गई। थोड़ी ही देर में माँ बेटे आंखों से ओझल हो गए, पर मैं वहां खिड़की से लगी बैठी रही। भैया के यहाँ शादी ठीक ही रही, पर नेहा का वह सुप्रसिद्ध देवर छुट्टी न मिलने के कारण शादी में नहीं आ पाया। मुझे लगा कि अब विनीता मुझे खा ही जाएगी, पर उल्टे वह बहुत खुश नजर आ रही थी। पर मन से एक बोझ हट जाने के कारण वह कार्यक्रमों में खुलकर हिस्सा ले रही थी और सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। दूल्हे के कुछ दोस्त उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। उनमें से एक आध के लिए तो भैया ने मुझे बात भी की। लौटते समय भैया ने टिकट तो सीधे भोपाल का ही लेकर दिया था, पर पता नहीं क्या सोचकर मैं नागपुर में ही उतर पड़ी। जिंदगी में पहली बार मैंने स्मार्टनेस पर परिचय दिया और उसके बताए हुए पते पर सही सलामत पहुंच गई। विनीता पूरे रास्ते भर भुनभुनाती रही। एक बारगी मुझे भी डर हो गया कि मैं रमा के औपचारिक निमंत्रण का नाजायज लाभ तो नहीं उठा रही हूँ, पर वहां पहुंचकर सारी आशंकाएं दूर हो गईं। उन लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया। पता चला कि वे लोग राह ही देख रहे थे। रमा के बेटे से तो मिल ही चुकी थी। उसके पति भी बड़े जिंदा दिल, हंसमुख और मिलनसार साबित हुए। विनीता तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि पापा लोग ऐसे भी होते हैं। बेचारी लड़की, उसने तो हमेशा पापा का सूजा हुआ चेहरा ही देखा है। दिन भर उनकी झिड़कियां ही खाई हैं। उनके आते ही घर में कैसा सन्नाटा सा खिंच जाता है, और यहाँ प्रशांत के पापा की उपस्थिति ही घर के माहौल को उत्सव में बदल देती थी। कुल मिलाकर 24 घंटे ही थे हमारे पास, पर रमा ने खूब खातिरदारी की। सारा शहर घुमा दिया। हम लोगों ने पिक्चर भी देखी, चाट और आइसक्रीम भी खाई। बरसों बाद मैंने जैसे खुली हवा में सांस ली। मुझे खुशी थी कि विनीता भी एंजॉय कर रही थी। मैं तो खाली हाथ ही पहुंच गई थी, पर रमा ने हमें उपहारों से लाद दिया। मैं तो संकोच से गड़ ही गई, पर अब क्या हो सकता था। विनीता का चेहरा भी इतना सा निकल आया। गाड़ी में चढ़ते ही वह मुझ पर बरस पड़ेगी, यह निश्चित था। रमा बेटे के साथ मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई थी। सामान लेकर विनीता और प्रशांत तेज तेज कदमों से आगे निकल गए। हम लोग अपनी मंथर गति से पीछे चल रही थीं कि रमा ने पूछा, सुमन, अब कितने साल बाद मिलने का इरादा है? क्यों, बेटे की शादी पर नहीं बुलाओगी क्या? मेरी साड़ी हड़प करने की सोच रही हो? उसने एकाएक मेरा हाथ पकड़ लिया। सुमन, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं,
पर अपने इकलौते बेटे के लिए किसी अनजान परिवार की लड़की लाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मेरे तो आगे की सोच सोच कर दिल घबराने लगता है। फिर एकाएक उसका स्वर तरल हो आया। सुमन, तुम तो मेरी अपनी हो, क्या तुम विनीता को मुझे दे सकोगी? सच कहती हूँ, पलकों पर रखूंगी उसे। हाँ, अगर तुम्हें प्रशांत पसंद न हो तो बात दूसरी है। मैं तो निहाल हो गई। खुशी के मारे बड़ी देर तक मेरे मुंह से बोल ही नहीं फूटा। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? यह वैभव, यह लाड दुलार, ऐसे देवता स्वरूप लोग, क्या सचमुच विनीता इतनी भाग्यवान है, या मैं सपना देख रही हूँ? पर भावनाओं के उस ज्वार में भी मैं यथार्थ की जमीन पर पैर टिकाए खड़ी रही। मैंने गंभीर स्वर में कहा, रमा, तुम्हारे बेटे में जो खोट निकालेगा वह महामूर्ख होगा। पर बहन, वह तुम्हारा इकलौता लड़का है। तुम्हारे 100 अरमान होंगे और हम लोग इस लायक। सुमन, उसने मेरी बात काट कर कहा, मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी बिटिया मांग रही हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। और मैं समझ रही थी कि ऐसा सिर्फ उपन्यासों में या सिनेमा में होता है। मेरे अपने जीवन में यह सुखद आश्चर्य घटेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। खुशी से इतना उमग रही थी कि मैं गाड़ी चलते ही बिन्नी को सब कुछ बता दी। सोचा था कि वह शर्म से लाल हो उठेगी, उसका चेहरा खुशी से खिल जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे उसका माथा सलवटों से भर गया। कसैले स्वर में बोली, इतना खुश क्यों हो रही हो मम्मी? लोगों की सहानुभूति क्या तुम्हें इतनी अच्छी लगती है? सहानुभूति? और क्या, चार चार लड़कियां हैं न तुम्हारी, लोगों को दया आ जाती है। वे तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहते हैं। दीदी को बुआ ने पार लगा दिया, अब तुम्हारी ये सहेली मुझे तारना चाहती हैं। क्या पागलों की सी बातें करती हो? दया करके कोई किसी को अपने घर की बहू नहीं बनाता। मेरी तो लड़कियां ही लाखों में एक हैं, इसीलिए तो हर कोई मांग लेता है। खैर, अब इन बातों को रहने दो। यह बताओ, प्रशांत तुम्हें कैसा लगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खिड़की के बाहर देखती रही। मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। लड़कियां क्या हर बात खोलकर कह पाती हैं? उस रात भी मैं सो नहीं सकी, बस बिन्नी के लिए सपने ही बुनती रही। सच, ईश्वर ने एक ही कृपा की है, लड़कियों को रूप देते समय कृपणता नहीं बरती है। मेरी माँ तो कहती भी हैं, चार चार लड़कियां हैं तो क्या हुआ, सोने की सी मूर्तियां हैं सबकी सब, कोई भी हंसते हुए ब्याह कर ले जाएगा। घर पहुंचते ही मैंने बच्चों के पापा को यह खुशखबरी दी। जैसा कि मैं जानती थी, वे सुनकर भी अनसुना कर गए। मेरी किसी भी बात का उनके निकट यही महत्व था। आज तक उन्होंने न कभी मेरी राय को अहमियत दी, न मेरी पसंद की परवाह की थी। पर जब शाम को भी मैं वही चर्चा ले बैठी तो एकदम भड़क गए। ये क्या उलूल जुलूल बकती रहती हो? किसी ने मजाक में कुछ कह दिया होगा और बस आप आसमान में उड़ने लगी। मजाक में नहीं, उसने सीरियसली कहा था। कहा होगा, पर अपनी हैसियत भी तो देख करो। उन्हें सिवाय लड़की के और कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, पर उन पर कुछ असर नहीं हुआ। बोले, पहले सभी ऐसा कहते हैं, बाद में फिर उनके पर निकल आते हैं। एक बार भुगत तो चुकी हो, फिर वही राग अलाप रही हो। वे गलत नहीं कह रहे थे। अनीता के वक्त यही तो हुआ था। सुषमा मेरी ननद ने बड़े अधिकार से उसे अपने जेठ के लड़के के लिए मांग लिया था। बार बार कहती, हमारा तो पूरा परिवार उस पर लट्टू हो गया है। अब तो तुम 3 कपड़ों में विदा कर दोगी तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारे यहाँ दान दहेज का किसी को लालच नहीं है, बस शादी अच्छे से कर दीजिए। वही सुषमा तब से अब तक भुनभुना रही है कि आपने तो मेरी नाक ही कटा दी। ससुराल ने मेरा सिर नीचा कर दिया। मैंने तो सोचा था कि अपनी अनु को अच्छा घरवर मिल जाएगा,
जिंदगी भर सुख से रहेगी, इसीलिए आगे बढ़कर बात चलाई थी। पर क्या पता था कि मेरी इस तरह हंसी उड़ेगी। 2 खाने भी आप ढंग के न दे सके। स्कूटर की खैर छोड़िए, पर टीवी और फ्रिज तो आजकल गरीब से गरीब आदमी दे देता है। उसके लिए ससुराल वालों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता। खैर, वह भी जाने दें, पर कम से कम साड़ियां तो कायदे की दीदी होती। जिज्जी ने तो छुई भी नहीं। इतने अरमान थे बेचारों के, सबके धरे के धरे रह गए। इतना सब तो सुषमा हमें ही सुनाती रहती है। वहां अनीता को पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता होगा। उसकी अपनी सास तो है ही, ऊपर से बुआ भी घर में सास के रूप में मौजूद हैं। पर अनु बहुत ही सहनशील है। कभी उसने हमारे कानों में भनक तक न पड़ने दी। कभी कुछ पूछती भी हूं तो हंसकर टाल देती है, पर उसकी वह हंसी भी मुझे उदास कर देती है। वैसे सुषमा और रमा को एक पलड़े में नहीं रखा जा सकता, पर शादी के मामले में क्या कहा जा सकता है। लड़के वालों के तेवर वैसे ही चढ़े हुए होते हैं। फिर रमा का तो इकलौता बेटा है, उसकी नाक तो और भी ऊंची होगी। दोस्ती का लिहाज वह कितना कर पाएगी। 2-4 दिन बाद विनीता अचानक पूछ बैठी, तो फिर मम्मी, हमारे पिताश्री का क्या विचार है? किस विषय में? वही नागपुर वालों के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा। अपनी शादी को लेकर उसकी इतनी उत्सुकता, इतना खुलापन देखकर मन खराब हो गया। मैंने रुखाई से जवाब दिया, विचार क्या होंगे? कह रहे थे बहुत बड़ी पार्टी है, अपनी निभेगी नहीं। मुझे मालूम था। क्या? यही कि पापा यही कहेंगे। वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़कियों को सुख की थोड़ी सी छांव नसीब हो। क्या बकती हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। खुद तो कहीं जाएंगे नहीं, भुट्टे की तरह अकड़े रहेंगे। एक अच्छा रिश्ता घर चलकर आया है तो अभी उन्हें गवारा नहीं है। जिंदगी में सिवाय नकार के उन्होंने और कुछ दिया है हमें? मैं उससे डपटने वाली थी, पर देखा आखिरी बात कहते कहते उसका गला और आंखें दोनों भर आई हैं। मेरा भी मन पसीज गया। लड़की ठीक ही तो कह रही है। इतना अच्छा घर वर क्या हम ढूंढ कर भी पा सकते हैं? फिर जब खुद उन लोगों ने बात चलाई है तो हमें ऐतराज क्यों है? मेरी लड़कियां क्या जिंदगी भर अभाव में ही खटती रहेंगी? फिर मैंने भी अपना मन पक्का कर लिया। जीवन में पहली बार उन्हें अपने अधिकारों का एहसास दिलाते हुए मैं जिद पर अड़ गई। उनके हर तर्क के सामने मैं दीवार बनकर खड़ी हो गई। आखिर उन्हें हार माननी ही पड़ी। फिर मैंने उन्हें ठेल ठाल कर जबरदस्ती नागपुर भेजा और सारी बातें तय करके ही दम लिया। उन लोगों की कुछ मांग नहीं थी, पर हमारे मन में अभी पिछला अनुभव ताजा था। हमने अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही खर्च करके अच्छी शादी की। शादी के बाद जब समधी जी का धन्यवाद पत्र आया तो हमें लगा कि हमारा श्रम सार्थक हो गया है। मुझे खुशी थी कि अपने इकलौते बेटे की शादी में उन्हें निराश नहीं होना पड़ा। चिट्ठी एक रमा ने भी लिखी थी। लिखा था, सुमन, तुमने तो मुझे जिंदगी भर के लिए अपना कर्जदार बना लिया है। मेरे आंगन को गुलजार कर दिया है, मेरे घर को रौनक से भर दिया है। और भी न जाने क्या क्या। मैं मोहल्ले भर में वह चिट्ठी दिखाती फिरी। ये लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। ऐसी सास तो किसी ने न देखी थी न सुनी थी। कुछ जलन के मारों ने यह भी कहा था कि यह तो पहली चिट्ठी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यह सच है कि वैसी चिट्ठी दोबारा नहीं आई, पर विनीता जब भी आई बड़ी खुश खुश लगी। माँ बाप को और क्या चाहिए। और अब कल उसकी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। उसके पिछले पत्र में सालगिरह की तैयारियों का बड़ा विस्तृत वर्णन था। इस मौके पर उसने कल्याणी और भारती को भेजने के लिए लिखा था, पर बाद में प्रशांत का इतना मिन्नत भरा पत्र आया कि मुझे ही प्रोग्राम बनाना पड़ा। ये तो राजी ही नहीं हो रहे थे। बोले बच्चों के निमंत्रण पर समधियाने में जाना ठीक नहीं है, 500 रुपए भेज दो, छुट्टी करो। पर मैं नहीं मानी। कह दिया कि मैं समधियाने नहीं जा रही हूँ, अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। कहने के लिए तो यह बात बहुत अच्छी लग रही थी,
पर जाने का सरेजाम करते करते मेरे पसीने छूट गए। न जाती तो 500 रुपए भेजने से काम चल जाता, पर अब चारों के लिए कपड़ा लेते हुए 1500 का चूना लग गया। कल्याणी और भारती को तो फिर ड्रॉप ही करना पड़ा। आजकल किराया भी तो बढ़ गया है। फिर कहीं जाना हो तो पहले बच्चों को ढंग के कपड़े सिलवाने पड़ते हैं। बेचारी इतना सा मुंह लेकर रह गई। गाड़ी नागपुर अल सुबह की ही पहुंचती है। मैं डर रही थी, पता नहीं तार पहुंचा भी है या नहीं। पर चलती गाड़ी से ही मुझे प्रशांत नजर आया और मैंने राहत की सांस ली। गाड़ी रुकते ही वह दौड़कर कंपार्टमेंट में चढ़ा, मेरे पैर छुए और सामान उठा लिया। मुझे अपनी पिछली यात्रा याद हो आई। उस समय सोचा भी नहीं था कि वह कभी इस रिश्ते से भी प्रणाम करेगा। विनीता नहीं आई। स्टेशन से बाहर निकलते हुए मैंने पूछ ही लिया, हालिका, मुझे खुद समझ लेना चाहिए था कि बहुओं को इतनी सुबह घर से निकलना संभव नहीं होता। यहाँ समय पर पहुंचना था न? डिक्की में सामान रखते हुए उसने कहा। स्टेशन पर कोई नजर नहीं आता तो आप घबरा जाती, इसीलिए उसे जगाने में टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे बुरा तो लगा। क्या मेरे लिए एक दिन बिन्नी अपनी नींद खराब नहीं कर सकती थी? बल्कि होना तो यह चाहिए था कि वह खुद प्रशांत को जगाती। मौसी, गाड़ी स्टार्ट करते हुए प्रशांत ने कहा, विनीता को यह मत बताइएगा कि मैंने भी आपको चिट्ठी लिखी थी। क्यों? उसका ईगो जरा जरा सी बात पर हर्ट होता है ना। सोचेगी आप मेरे ही निमंत्रण पर आई हैं। मैं तो सचमुच प्रशांत के निमंत्रण पर ही आई थी। विनीता ने तो मुझे बुलाया ही नहीं था, पर उससे यह सब कैसे कहती? मैंने कहा, पता नहीं ये ईगो फीगो क्या होता है। इस लड़की के मारे तो नाक में दम है। क्या अब भी वह यह सब बचपना करती है? प्रशांत के मम्मी पापा ड्राइंग रूम में ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे लग रहा था रमा मुझे देखते ही बाहों में भर लेगी, पर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर बस इतना कहा, कैसी हो सुमन? सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप अकेली ही आई हैं, ये तो ठीक नहीं हुआ, समधी जी ने कहा। पर मुझे यह टिप्पणी मात्र औपचारिक लगी। पहले वाली गर्मजोशी का कहीं पता ही नहीं था। इस ठंडे स्वागत से एक धक्का सा लगा। इस कटु सत्य को स्वीकार करना पड़ा कि अब रिश्ते बदल गए हैं। इस समय मेरी हैसियत एक बिन बुलाए मेहमान से अधिक नहीं है। इनकी बात याद करके पछतावा भी हुआ, पर अब क्या हो सकता था। प्रशांत, विनीता को बुलाओ बेटे, रमा ने कहा। आ गई विनीता जी? उनकी तो आधी रात हो रही होगी। रात रात भर वीसीआर देखेंगी, फिर दिन चढ़े तक सोती रहेंगी। भीतर से एक खरखराती आवाज उभरी। रमा लपक कर भीतर गई। अम्मा, सुमन आई है, विनीता की मम्मी। पर तब तक वे अपनी बात कह चुकी थीं और उनकी वह बात मुझे काफी कुछ बता गई। तभी विनीता आ गई और मम्मी कहकर मुझसे लिपट गई। मुझसे मिलने की ललक में वह रात के कपड़ों में ही दौड़ी चली आई थी। उसका खिलखिलाता चेहरा और भरा भरा शरीर देखकर मन की सारी कड़वाहट दूर हो गई। नहाने धोने से निवृत्त होकर मैंने अपना पिटारा खोला। 5 तरह की मिठाइयाँ थी। इसके अलावा प्रशांत के लिए लहसुन वाले सेव, विनीता के लिए खट्टा मीठा मिक्सचर और रमा के लिए मीठी सुपारी के पैकेट्स भी थे। इस सामान को किचन में भिजवा कर मैंने सूटकेस खोला। मेरी तो बस 1-2 साड़ियाँ थी उसमें, बाकी सब तो देने का ही सामान था। रमा के लिए महेश्वरी साड़ी, विनीता के लिए चंदेरी साड़ी, समधी जी के लिए कोसा का कुर्ता, प्रशांत के लिए गरम सूट का कपड़ा। इसके अलावा एक पुलोवर भी था जो कल्याणी ने अपने जीजा के लिए बुना था। 1-2 साड़ियाँ मैं वैसे ही रख कर ले आई थी। रमा की माँ को देखकर लगा कि मैंने अक्लमंदी का काम किया था। एक साड़ी उनकी गोद में रखकर मैंने पाँव छू लिए तो अस्त व्यस्त हो उठी। अरे, अब क्या मैं बेटियों से भी साड़ियाँ लूंगी? अब मैं बेटी कहाँ रही ताई जी? अब तो रिश्ता बदल गया है ना। मुझे लगा जवाब में वे कुछ अच्छी सी बातें कहेंगी, पर वे मुंह बनाकर गईं। साड़ी भी उन्होंने निर्लिप्त भाव से उठा परे रख दी। मन बुझ सा गया। शायद इसीलिए रमा ने अपनी साड़ी खोलकर उस पर हाथ फेरते हुए कहा,
तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे माहेश्वरी साड़ी ही चाहिए थी? पता है यहाँ कितना घूमी हूँ, पर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिला। बहुत ही प्यारा रंग है। शाम को मैं यही पहनूंगी। विनीता, तुम भी मम्मी वाली साड़ी पहनना। मैं संकोच से भर उठी। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। ये कोई फंक्शन में पहनने लायक साड़ियां थोड़े ही हैं। मैंने तो बस रस्म अदायगी की है। तो तुम भी फंक्शन के लायक ले आती ना। पता है मम्मी जी ने मेरे लिए बनारसी खरीदी है। मम्मी जी तो कुछ भी खरीद सकती हैं, उनकी इकलौती बहू जो हो। पर मैं 4 लड़कियों की माँ हूँ, हर मौके पर बनारसी कैसे दे सकती थी। पर विनीता से तो यह सब नहीं कहा जा सकता था। सो मैंने कहा, बनारसी भी लाऊंगी। तुझे बेटा होगा तब बनारसी ही लेकर आऊंगी। वह एकदम फट पड़ी। अब मैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर तो नहीं दे सकती कि लड़का ही होगा, और लड़की होगी तो क्या जनता साड़ी पहनाओगी? मम्मी, और लोग कहें तो ठीक है, पर कम से कम तुम तो ऐसी बात मत कहो। सब अवाक। बड़ी देर बाद मैंने कहना चाहा, बिन्नी, यह क्या पागलपन है? पर तब तक वह पैर पटकते हुए कमरे से जा चुकी थी। एक सन्नाटा सा खिंच गया था। मुझे तो सिर उठाते भी शर्म आ रही थी। जब देखो ऐसे ही चढ़ बैठती है। ताई जी भुनभुना रही थी। अब तो नई नवेलियों से मजाक करना भी गुनाह हो गया है। अब एक रिवाज सा है कि लोग लड़के को ही आशीर्वाद देते हैं। इसमें हमारा क्या दोष है? रमा ने थके स्वर में कहा। और वह खुद भी जानती है कि इस घर में लड़की का भी उतना ही स्वागत होगा, फिर भी पता नहीं क्यों उखड़ जाती है। अरे कुछ भी हो तो पहले, बेकार में लट्टम लट्टा। ताई जी भुनभुनाई जा रही थी। दरअसल वह खौफ खाई हुई हैं। मैंने अनुनय सा करते हुए कहा, अनीता कि जब पहली बेटी हुई तो उसके ससुराल में कोहराम मच गया था। सब कहने लगे कि इसकी माँ के भी लड़कियां ही पैदा हुई थी। पता नहीं इसकी कोख से भी लड़का हो कि न हो। दूसरी बार पूरे 9 महीने वही सांसत में रही। सूख कर काटा हो गई थी। सोनोग्राफी वगैरह सब करवा लिया था, पर उसे चैन नहीं था। सास बार बार सुनाकर कहती, भाई अब तो वह जमाना नहीं रहा कि लड़के की आस में 4-4 5-5 लड़कियां किए जा रहे हैं। अब तो 2 ही में फैसला हो जाता है। सच कहती हूँ, जब बेटा होने की खबर आई थी तो उन लोगों से ज्यादा खुशी हमें हुई थी, क्योंकि उनके यहाँ तो पोता हुआ था, पर हमारी बिटिया को तो पुनर्जन्म ही हुआ था। इतनी लंबी चौड़ी सफाई देने के बाद मैंने बड़ी आशा से इन दोनों की ओर देखा। ताई जी तो उदासीन भाव से मटर छीलती रही। रमा ने कहा, लेकिन सुमन, उन लोगों में और हम में क्या जरा भी फर्क नहीं है? साल भर में उसे कम से कम इतना तो पता चल ही गया होगा। क्या कहती मैं? अपना सा मुंह लेकर रह गई। सोचा था बिन्नी को दोपहर में जरा समझाऊंगी, पर समय ही नहीं मिला। एक तो वह घर में ही नहीं थी, दूसरे मुझे थोड़ा रमा का भी हाथ बटाना पड़ा। शाम को पार्टी थी, पर सालगिरह की खुशी में उसने सुबह ही त्योहारों का सा सरेजाम किया था। दोपहर को 1 बजे तक बच्चों की प्रतीक्षा करने के बाद रमा ने कहा, सुमन, हम लोग खाना खा लें तो कैसा रहे? इन लोगों की शॉपिंग तो लगता है आज खत्म ही नहीं होगी। क्या पता वह पार्लर भी गई हो। अभी खा लेंगे तो 2 घंटे बीच में आराम के लिए मिल जाएंगे। देर सबेर खाना अम्मा को सूट भी नहीं करता है, और हमसे तो वह खाएंगी भी नहीं। लिहाजा 3 किस्तों में खाना हुआ। ताई जी को रसोई में पटरे पर बिठाकर खिलाया गया। हम तीनों मेज पर बैठे। बच्चे तो शायद 2-2:30 बजे लौटे थे। इतना अच्छा खाना था, पर सब बेमजा हो गया। खाने के मेज पर चलने वाली चुहलबाजी, वे फिक्रे, वे हंसी के फव्वारे, सब नदारद थे। मन उदास हो गया। गाड़ी बंगला तो खैर ठीक ही है, पर मुझे सबसे ज्यादा मोहित किया था इस घर के वातावरण ने। सोचा था लड़की यहाँ जरा खुलकर हंस सकेगी, पर लगता है ससुराल सब एक ही सी होती हैं। शाम को भव्य आयोजन हुआ। शादी के रिसेप्शन में हम लोग आए थे, बस उसी की याद हो आई। बिन्नी ने सास की दी हुई नारंगी बनारसी पहनी थी।
उसमें उसका रंग और भी निखर आया था। उसने बाल नए ढंग से सेट किए थे, जिसके कारण उसका चेहरा बड़ा मासूम सा लग रहा था। लग रहा था उसे मेरी ही नजर लग जाएगी। विनीता जब भोपाल आती तो बताती थी कि उसकी सास जब तक उसकी नजर उतारा करती हैं। मैं उसी की प्रतीक्षा करती रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब समेटने के बाद रमा सोचने सोने चली गई। पराए घर में अपनी ही बेटी की नजर उतारना मुझे अशोभन लगा। मैं भी बिस्तर पर जाकर पड़ी रही, पर यह बात चुभी तो जरूर। लगा कि ममता का वह ज्वार शायद अब उतर गया है, पर इतनी जल्दी? सफर की थकी हुई थी मैं। बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई। आधी रात के करीब नींद खुली तो देखा बगल वाले पलंग पर ताई जी लेटी हैं। मुझे पिछली यात्रा याद हो आई। तब भी मैं इसी कमरे में सोई थी, मैं और विनीता। मेरे लाख मना करने के बावजूद रमा ने अपना बिस्तर भी यहीं लगवा लिया था। शादी वाले घर से आई थी मैं, पूरी 4 रातों की जागी हुई थी, पर रात भर हम लोग बातें करती रहीं। एक पल को भी हमारी आंखें नहीं झपकी। रात खत्म हो गई पर बातें खत्म नहीं हुई। सुबह उसके पति ने कमरे के बाहर खड़े होकर आवाज दी थी, मैडम 5:30 बज रहे हैं, अगर आप चाय बना दें तो मैं अपने दिन की शुरुआत करूं। आज तो रमा झांकने भी नहीं आई, या क्या पता आई हो और मुझे सोता देखकर चली गई हो, या कि अब बात करने के लिए कुछ शेष बचा ही न हो। जो भी हो, पर उस रात फिर मुझे नींद नहीं आई। सुबह फिर मैं अंधेरे ही उठ गई। बाथरूम में गीजर तो था ही। इकट्ठे नहा धोकर ही बाहर निकली। देखा ताई जी जाग गई हैं। पालागू ताई जी, जीती रहो, बड़ी जल्दी उठाई। रोज की आदत है न, 6 बजे के बाद तो बिस्तर में लेटा ही नहीं जाता। अच्छी आदत है। वे शायद और कुछ भी कहने को थी पर चुप हो गईं। घर में एकदम सन्नाटा है, लगता है सब सो रहे हैं। कल रात देर भी तो हो गई थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे जागना होता है वह जाग ही जाता है। ताई जी की बात पूरी नहीं हो पाई थी कि मुझे मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांक कर देखा, प्रशांत था। कुछ ही क्षणों में उसकी गाड़ी गेट पार कर आंखों से ओझल हो गई। प्रशांत आज बड़ी जल्दी निकल गया। उसका रोज का टाइम है, फैक्ट्री दूर है ना, 8 बजे से पहले पहुंच जाना होता है। आजकल तो वही सब देख रहा है ना। जमाई जी तो आराम से 10 बजे तक पहुंचते हैं। इतना जल्दी चाय नाश्ता सब बन जाता है? नाश्ता कौन बना कर देगा? चाय तक तो बेचारा खुद बनाकर पीता है। खुद बनाकर क्यों? क्योंकि बीबी से कहने की हिम्मत नहीं है, और अब माँ से कहते शर्म आती है। इसीलिए कमरे में बिजली की सिगड़ी लगा रखी है, वही बनाकर पीता है। नाश्ता बाद में रमा बनाकर जमाई जी के हाथ भेजती है। उनके स्वर में तल्खी थी। माफ करना सुमन, पर सच बताओ, अगर एक कप चाय का भी आसरा न हो तो शादी करने से फायदा क्या? कहती मैं। चुप रहना ही श्रेयस्कर था। बड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी? 4। पता नहीं क्यों आजकल लड़कियों की संख्या बताते हुए मेरा स्वर अपराधी सा हो जाता है। कोई बात नहीं, वो चाहे जितनी भी हो, सब अपना भाग्य लेकर आई हैं। पर बेटे, ये सब पराई अमानत है। इन्हें बड़े जतन के साथ कर सहेजना होता है, संवारना होता है। लड़का तो अच्छा बुरा जैसा भी होगा घर में ही रहेगा, पर ये जो जहां जाएंगी तुम्हारा नाम साथ लेकर जाएंगी। इस सीधी चोट से मैं तिलमिला उठी। पर वे बड़ी थीं, फिर प्रशांत की नानी थीं, इसीलिए विनम्र भाव से कहा, मुझे मालूम है ताई जी, विनीता में अभी बहुत बचपना है, पर आप तो घर की बड़ी हैं, आपको तो अधिकार है। जहां भी गलती करे फौरन उसे डांट दीजिए, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। राम भजो, क्या बात करती हो? भला मैं उसे डांटूंगी और वह सुन लेगी? मजाल है जो वह किसी की एक बात भी गले से उतार ले। उसके पास हर बात का जवाब मौजूद है। दरअसल बात यह है ताई जी कि हमारे घर में उसकी दादी का बड़ा आतंक रहा है। सभी उनसे थर थर कांपते थे।
बड़ी बेटी तो मेरी एकदम गऊ है, छोटी तो उस समय और भी छोटी थी। यह थी तो तनकर सामने खड़ी हो जाती थी, मेरी ढाल बन जाती थी वह। इसी से जरा मुंहफट हो गई है, पर यकीन मानिए वह मन से एकदम साफ है। तुम्हारे घर में चाहे कुछ भी होता रहा हो सुमन, पर उसकी सजा ये लोग क्यों भुगते हैं? तुमने इधर रमा को ध्यान से देखा है? कैसा दमकता हुआ चेहरा था, और अब कैसा निकल आया है। अभी भाई दूज पर उसका भाई आया था तो देखकर दंग रह गया। जाते ही उसने मुझे यहाँ भेजा। अरे कोई तो हो जिससे बेचारी अपने सुख दुख की कह सके। बेचारी मन ही मन घुलती रहती है। कुछ कहने जाती है तो बाप बेटे दोनों घुड़क देते हैं कि तुम ही ढूंढ कर लाई थी, तुम ही भुगतो। बात अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, इसीलिए मैं उस जगह से उठकर उस बात को समाप्त करते हुए बोली, ठीक है, मैं जाने से पहले उसे समझा दूंगी। जरूर समझा देना, इसीलिए तो मैंने प्रशांत से कहकर तुम्हें चिट्ठी लिखवाई थी। शायद तुम्हारी बात ही कुछ असर कर जाए। उससे कहो कि घड़ी दो घड़ी सास के पास बैठ लिया करे। वह तुम्हारे आगे पीछे डोलती है तो उसका भी मन करता है कि कोई उसका हाल चाल पूछे, उसके काम में हाथ बटाए। अरे उसके ससुर तो बहू के हाथ की रसोई के लिए तरस गए हैं। बनाना तो दूर, उनके लिए रुकना भी पड़े तो वह हाय तौबा मचाने लगती है। मजबूरन रमा फिर दोनों को खिला देती है। प्रशांत के तो गले से कौर भी नहीं उतरता। बचपन से ही पापा के साथ खाता रहा है, पर क्या करे, मजबूरी है। इसके बाद वहां बैठना मेरे लिए दुश्वार हो गया। स्लीपर सरका कर मैं बाहर निकल आई। किचन से खटर पटर की आवाज आ रही थी। शायद रमा थी। उसने मुझे देखते ही आवाज दी, चाय तैयार है सुमन, ब्रश करके जल्दी से आ जाओ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सीधे विनीता के कमरे की राह ली। आज तो इस लड़की को ठीक करना ही है। सारी इज्जत का कचरा करके रख दिया है। कमरे के सामने जाकर क्षण भर को मेरे पांव ठिठक गए। क्या इतनी सुबह बिटिया के बेडरूम में जाना ठीक है? लेकिन अगले ही पल सारे संकोच को ठेल कर मैं भीतर पहुंच गई। खिड़की से छन कर आती रोशनी से मैंने देखा, महारानी बेसुध होकर सो रही हैं। सोने का स्टाइल वही पुराना, रजाई सिर के ऊपर तक लपेट लेंगी, पैर भले ही खुले रह जाएं। पता नहीं कितनी बार तो इस बात के लिए डांट खाई होगी। बिन्नी ओ बिन्नी उठो तो। मैंने मसहरी के बाहर खड़े होकर आवाज दी। क्या है? चार पांच आवाजों के बाद वह कुनमुनाई और फिर करवट बदलकर लेट गई। अब की बार मैंने सख्ती से काम लिया। मसहरी में हाथ डालकर रजाई ही खींच ली। बिन्नी उठो तो, देखो दिन कितना चढ़ाया है। अब की बार उसकी तंद्रा टूटी। अपनी अलसाई पलके खोलकर उसने मुझे देखा और चौंक कर उठ बैठी। ओ मम्मी तुम, क्या हुआ? ओ क्या, जरा घड़ी देखो। उसने सिरहाने रखे खूबसूरत से टाइम पीस को देखकर 8:25 हो रहे थे। ओ मम्मा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है, उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा। फिर पलंग से उतरकर वह सीधी उस टेबल के पास गई जहां हॉट प्लेट और फ्लास्क रखा हुआ था। उसने फ्लास्क को मग में उड़ेलना चाहा, पर वह शायद खाली था। कितना दुष्ट है न ये प्रशांत, वह मुंह फुलाकर बोली। मेरे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ी है उसने। फिर एक शाल कंधे पर डालते हुए उसने कहा, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। मम्मी तुम पियोगी? पहले ढंग के कपड़े तो पहन लो। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ मम्मी। वो तो आजकल हमारी अजिया सास आई हुई है ना, उनके ऑनर में साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ। वाह क्या कहने हैं, बहुत लिहाज करती हो ना उनका। तभी तो उनके सामने दिन भर प्रशांत के नाम की रट लगाए रहती हो। ओ कमान ममा, उसने लड़िया कर कहा तो मैंने उसे डपट दिया। चुप कर, ज्यादा अंग्रेजियत मत झाड़ा कर, मुझे नहीं अच्छा लगता। वह हैरान होकर मुझे देखती रह गई। मम्मी का यह रूप उसके लिए अपरिचित ही था। क्या बात है मम्मी, सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम्हारे करतब देखकर। कलेजे को बड़ी ठंडक पहुंच रही है। देवी, कम से कम साल भर तो लड़कियां दबी ढकी रहती हैं, सिर नीचा करके चलती हैं, अपने होठ सी कर रखती हैं। तुमने तो पहले दिन से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वाह, खूब नाम रोशन कर रही हो हमारा। क्या सोच रहे होंगे ये लोग? माँ बाप ने यही शिक्षा दी है
यही संस्कार दिए हैं। मैंने देखा, मेरे हर वाक्य पर उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। मेरी बात पूरे होने तक वह तमतमा आई थी। मेरी बात पूरी होते होते ही बोली, तुमने हमें क्या दिया है मम्मी जानती हो? सिर्फ अभाव ही अभाव। छोटी छोटी बात के लिए तरसाया है हमें। इतनी सी उम्र में हमारी इच्छाओं को मारना सिखाया है हमें। बचपन से हम सिर्फ नकार ही सुनते आए हैं। यहाँ मत जाओ, उधर मत देखो, ये मत पहनो, उसके साथ मत खेलो। बंदिशें और सिर्फ बंदिशें। इसके सिवाय हमें कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने हमें कभी स्कूल की पिकनिक पर नहीं जाने दिया, कभी सहेलियों के साथ सिनेमा नहीं देखने दिया, कभी कॉलेज के गैदरिंग में भाग नहीं लेने दिया, और तो और कभी हमें अपनी मर्जी के विषय भी नहीं चुनने दिए। और अगर इन्हीं सब बातों को तुम संस्कार कहती हो तो मुझे ऐसे संस्कारों से नफरत है। मेरा बचपन जिन बातों के लिए तरस गया है, वे सब मुझे यहाँ मिल रहा है, तो मुझे उनका उपभोग करने दो। कम से कम मेरे अपने घर में तो मुझे आजादी से रहने दो। और जैसी कि उसकी आदत थी, बात समाप्त करते करते उसका कंठ सजल हो आया था। मैं विस्मित होकर उसे देखती रह गई। यह बित्ते भर की लड़की अपने मन में कितना कुछ समेटे हुए है, कितनी कुंठाएं पाल रखी हैं। मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा सारा आवेश ठंडा हो गया। उसके बालों में प्यार से उंगलियां पिरोते हुए मैंने कहा, आजादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता बिन्नो। और तू तो इसे अपना घर मानती है न, फिर यह क्यों नहीं समझती कि घर अकेले से नहीं बनता, वह उन सबका होता है जो इसमें रहते हैं। हमें उन सबका ख्याल रखना होता है, लिहाज करना होता है। वह एकदम छिटक कर दूर खड़ी हो गई। मम्मी, सुबह सुबह तुम सिर्फ प्रभाती गाने तो मेरे कमरे में नहीं आई थी। तुमसे जरूर किसी ने कुछ कहा है। क्यों, ठीक कह रही हूं ना मैं? मन तो हुआ कि कह दूं मुझे निमंत्रण ही सब कुछ कहने सुनने के लिए दिया गया है, पर उसके तेवर देखकर डर गई। कहा, मुझसे कोई कुछ क्यों कहेगा भला? मैंने तो बस एक बात कही थी, एक बात और कहूंगी। ये बात बात पर ताव खाना छोड़ दो, थोड़ा गम खाना सीखो। सामने वाले पर एकदम चढ़ बैठती हो, यह बुरी बात है। नहीं मम्मी, मैं ठीक ही कहती हूँ। मुझे मालूम है अगर आप चढ़ाई नहीं करोगे तो सामने वाला आप पर हावी हो जाएगा, और यह मैं कभी होने नहीं दूंगी। जो भूल तुमने की, जो दीदी कर रही हैं, वह मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे अपनी जिंदगी को नर्क नहीं बनाना है। उसका यह दो टूक फैसला मुझे भीतर तक हिला गया। चलते समय रमा ने फिर उपहारों का ढेर लगा दिया। मैंने कहा, रमा, लड़कियों के लिए दो, जो दोगी वह तो मैं ले जाऊंगी, पर मुझे तो माफ करना। अब अपना रिश्ता दूसरा हो गया है। अब तुम्हारी कोई भेंट मैं नहीं रख सकूंगी। फालतू बात नहीं करना, रमा ने डपट दिया। मेरे घर अगर आना है तो उसी पुरानी रिश्ते से आना पड़ेगा, नहीं तो नो एंट्री का बोर्ड लगा दूंगी। मैंने उसकी ओर देखा। वही स्नेह छलकती आंखें थी, वही शांत सौम्य चेहरा था। पर ताई जी ठीक कह रही थी। खिले गुलाब से उस चेहरे की चमक कहीं खो गई थी। कहीं मेरी ही नजर तो नहीं लग गई। मैंने बरबस उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रमा, हमारा वह पुराना ही रिश्ता बना रहता तो कितना अच्छा होता ना। क्या मतलब? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रमा। तुम्हारे घर का सुख चैन छीनने का मुझे कोई अधिकार नहीं था, पर क्या करूं, मेरा मोह मुझे अंधा बना गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? कहीं अम्मा ने कुछ कह तो नहीं दिया? पर तुम तो इन पुराने लोगों को जानती हो। तुम्हें तो अच्छा खासा अनुभव है कि लोगों को जरा भी तो सब्र नहीं होता। चाहते हैं सब कुछ आज ही ठीक हो जाना चाहिए, पर ऐसा कहीं होता है भला? समझ तो आते आते ही आएगी न। ताई जी ने अगर कुछ कहा है तो गलत नहीं है। यह शादी सचमुच एक भूल थी। मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या पागलों की सी बात कर रही हो? भला तुम्हारा इसमें क्या कसूर है? यह शादी तो मैंने खुद मांग ली थी, पर मैं मना तो कर सकती थी। मैं तो अपनी बिटिया को पहचानती थी। मैं जानती थी कि वह जहां भी जाएगी आराम से रहेगी। कैसा भी घर मिलेगा वो अपने लिए जगह बना लेगी। उसे तो कैसे भी लोग मिलते वो उनसे निपट लेती। पर इस तरह तुम्हारी हंसी में ग्रहण तो न लगता। सुमन, उसने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, यह तो सब संयोग की बातें हैं। इसमें हम तुम कहाँ आते हैं? यह सब तो पहले से तय हुआ रहता है।
विधाता खुद सारे संजोग रचते हैं। नहीं तो बताओ, इतने सालों बाद उसी दिन ट्रेन में हमारी मुलाकात क्यों होती? सच तो है, उस दिन हमारी मुलाकात क्यों होती? काश यह मुलाकात न हुई होती। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ यह भावपूर्ण कहानी का यहीं पर अंत होता है। आप सभी श्रोतागणों से एक बार फिर मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा बोली जाने वाली यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।